किसी भी देश के दिल को, उसकी असली पहचान को समझना होना, तो उसकी बड़ी बड़ी इमारतों या संसद को देखने से कुछ नहीं होगा। असली राज तो इस बात में छुपा है कि वो देश अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को क्या सिखाता है। और जब बात भारत की हो, तो यकीन मानिए, लोकतंत्र के सबसे गहरे सबक एक हाई स्कूल के एग्जाम पेपर के पन्नों में छिपे मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने भविष्य के नागरिकों को सिखा क्या रहा है? सरकार आखिर होती क्या है? एक नागरिक के अधिकार क्या होते हैं? और हाँ, जिम्मेदारियां क्या हैं? चलिए आज इसी परीक्षा के एक एक सवाल में इन जवाबों को ढूंढते हैं। और हमारे सारे जवाब शायद इसी दस्तावेज में छिपे हैं। ये हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। हम इसके हर सवाल को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि भारतीय लोकतंत्र की नींव आखिर किन सिद्धांतों पर टिकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये पड़ताल ठीक वहीं से शुरू होती है जहां से आधुनिक भारत की कहानी शुरू हुई, यानी उसके संविधान से। और देखिए, ये परीक्षा भी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। ये हमें उस ऐतिहासिक सफर पर ले जाती है जिसने एक पूरे राष्ट्र को शक्ल दी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी है। देखिए, परीक्षा इस बात पर कितना जोर देती है कि स्टूडेंट्स इस क्रम को समझें। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर 1950 में संविधान के लागू होने तक, इसमें एक बहुत जरूरी सबक छिपा है। नियम पहले बनते हैं और शासन बाद में आता है। लेकिन ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। ये परीक्षा ये भी चाहती है कि स्टूडेंट्स उन चेहरों को पहचाने, उन लोगों को जाने जिन्होंने इस दस्तावेज को गढ़ा, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पूरी असेंबली के प्रेसिडेंट थे। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं, लोगों से बनता है। तो ठीक है, संविधान तो बन गया, लेकिन एक आम नागरिक के लिए इसका मतलब क्या है? अगला सेक्शन इसी बड़े सवाल का जवाब देता है। समझिए, ये नागरिकों के लिए एक रूल बुक है जो सरकार और जनता के बीच के रिश्ते को तय करती है। परीक्षा में एक सवाल है, संविधान का दिल और आत्मा किसे कहा गया है? और जवाब है संवैधानिक उपचार का अधिकार। सोचिए, कितना शक्तिशाली विचार है ये। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए नहीं हैं। अगर कोई भी उनका उल्लंघन करता है तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही गारंटी, यही भरोसा भारतीय लोकतंत्र का असली दिल है। तो फिर असली पावर किसके पास है? इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना में है, और ये परीक्षा पक्का करती है कि हर स्टूडेंट इसे जाने। असली शक्ति ना संसद के पास है, ना सरकार के पास, बल्कि हम भारत के लोगों के पास है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यह एक क्रांतिकारी विचार है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस है जिसे ये परीक्षा सामने लाती है। एक तरफ है मौलिक अधिकार, ये वो वादे हैं जिनकी गारंटी कानून देता है, जिन्हें हम कोर्ट में जाकर मांग सकते हैं। और दूसरी तरफ है निर्देशक सिद्धांत, ये वो लक्ष्य हैं, वो सपने हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। एक तरह से एक है आज की हकीकत और दूसरा है आने वाले कल का सपना। नागरिकों के अधिकार तो साफ हो गए, लेकिन इन्हें लागू कौन करेगा? सरकार आखिर चलती कैसे है? तो अब हम सरकार की मशीनरी के अंदर झांकेंगे, जिसे शक्ति के 3 बड़े स्तंभों में बांटा गया है। ये है सरकार के वो 3 स्तंभ: विधायिका यानी संसद, जो कानून बनाती है; कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं, जो उन कानूनों को लागू करती है; और न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स, जो कानूनों का सही मतलब बताते हैं। परीक्षा में स्टूडेंट से सिर्फ इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, बल्कि इनके बीच के पेचीदा रिश्ते को समझने की उम्मीद की जाती है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर इनमें से कोई एक स्तंभ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए? यहीं पर चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिस्टम काम आता है। परीक्षा में एक सवाल है, राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? जवाब है संसद। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक स्तंभ दूसरे को कंट्रोल में रखता है, ताकि सारी शक्ति किसी एक के हाथ में न चली जाए। देखिए, एक अच्छी व्यवस्था सिर्फ जवाबदेही पर नहीं चलती, बल्कि समय के साथ ढलने की क्षमता पर भी टिकी होती है। उसे वक्त के साथ बदलना पड़ता है, लेकिन अपनी आत्मा को खोए बिना। और यही संतुलन इस परीक्षा का शायद सबसे जरूरी सबक है। तो क्या हमारा संविधान पत्थर की लकीर है जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता? ये परीक्षा स्टूडेंट्स को इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से जूझने पर मजबूर करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 368,
जिसके बारे में परीक्षा में सवाल है, संसद को संविधान में संशोधन करने की यानी बदलाव करने की शक्ति देता है। हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि भविष्य की जरूरतों के लिए बदलाव जरूरी होंगे। उन्होंने इसे एक पत्थर की मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेते हुए दस्तावेज की तरह बनाया था। लेकिन इस शक्ति की भी एक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा है, और उसे कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। यह सिद्धांत, जो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस से निकला है, कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को, उसकी नींव को नहीं छू सकती। मतलब आप घर का रंग रोगन बदल सकते हैं, पर उसकी नींव नहीं तोड़ सकते। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये वो नींव हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। और यही है वो नाजुक संतुलन, बदलाव की गुंजाइश और स्थिरता के बीच। ये मूल संरचना का सिद्धांत एक तरह से संविधान का सुरक्षा कवच है। ये पक्का करता है कि जो भी बदलाव हों वो प्रगति के लिए हों, विनाश के लिए नहीं। और संतुलन बनाए रखने का एक और शक्तिशाली जरिया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। परीक्षाएं ये जानना चाहती है कि क्या स्टूडेंट्स को पता है कि मुश्किल हालात में जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है तो राष्ट्रपति के पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 तरह की खास शक्तियां होती हैं। ये एक और तरीका है जिससे हमारा संविधान स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो जब हम इन सभी सवालों और जवाबों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या तस्वीर दिखाई देती है? ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक आदर्श भारतीय नागरिक का पूरा खाका है। परीक्षा के आखिर में एक सवाल पूछता है, भारत आखिर है क्या? और जवाब इन शब्दों में छिपा है, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक पहचान है जिसे हर नागरिक को समझना और जीना चाहिए। तो इस एक परीक्षा के जरिए हमने ये समझा कि एक भारतीय नागरिक से क्या उम्मीद की जाती है। उसे अपने इतिहास का ज्ञान हो, अपने अधिकारों का सम्मान हो और व्यवस्था के संतुलन की समझ हो। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, किसी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए क्या इतना काफी है कि उसके महान आदर्श सिर्फ परीक्षा के आखिरी सवाल बनकर रह जाएं, न कि हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बने?